नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो स्पेशल होगा। इसमें साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। अभी जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है उसका ट्रैक मोस्टली अभी साफ़ होने लगा है। भारत में भी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ जो बारिश की एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए लगातार ऐसे कंटेंट पाने के लिए। और वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट इमेज के हिसाब से बात करेंगे कि अभी का भारत का मौसम कहाँ पर कैसा बना हुआ है। तो सैटेलाइट इमेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत के आसपास और पाकिस्तान के आसपास में जो पश्चिमी विक्षोभ को यहाँ पर देखा जा रहा है उसकी वजह से भारत के कई राज्यों में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ है। कल गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के साथ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, कोंकण गोवा के कई हिस्सों में भारी बारिश और हेल स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिला। इसकी वजह से कई हिस्सों में नुकसान भी रिकॉर्ड हुआ है। और ये अभी इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे भारत के मध्य भागों से लेकर उत्तर भागों तक हर एक हिस्सों में बादल काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार देखने को मिल रही है और ये बारिश की एक्टिविटी कल तक हमें देखने को मिलेगी। और कल के बाद ये सिस्टम जो WD है वो इसे क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो कल के बाद जो बारिश की एक्टिविटी में कमी आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और भारी बारिश जो अभी मध्य भारत में चल रही है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और हो सकती है। महाराष्ट्र, विदर्भ के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ। और उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। और दिल्ली से लेकर जो राजस्थान के हिस्सों में, पंजाब हरियाणा के हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में, उत्तराखंड के हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 48 घंटे तक देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है इन सभी हिस्सों में, क्योंकि बारिश होगा तो टेम्परेचर में गिरावट होने का संभावना अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पे फील होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अगर बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन जो साउथ चाइना सी पे था वो भी ऐसे ट्रैक फॉलो करके यहाँ पर आ चुका है अंडमान सागर में, जो कि प्रेडिक्शन था पहले। और ये सिस्टम लगातार इंटेंसीफाई करेगा और ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे जाएगा। और 29 नवंबर के आसपास ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों में पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के बाद इसका ट्रैक में अभी काफ़ी वेरिएशन है, मतलब जो मॉडल्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है इसका ट्रैक एक्चुअली क्या होगा। बट अभी एक मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक आपको मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा कि एक्चुअली ट्रैक इसका क्या हो सकता है। तो ये 2 टाइप्स का ट्रैक ये फॉलो कर सकता है। जब ये 29 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों में आएगा तो आने के बाद ये इंटेंसीफाई करके डिप्रेशन का रूप 29 या 30 नवंबर के आसपास ले सकता है। उसके बाद वो लगातार इंटेंसीफाई करेगा। समंदर का कंडीशन अच्छा है इंटेंसिफिकेशन के लिए, लॉन्ग सी ट्रैवल भी इसको मिल रहा है। इसके साथ ही MGO का कंडीशन भी फेवरेबल में रहेगा, जिसकी वजह से ये इंटेंसिफिकेशन में इसको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। इसके साथ विंड शेयर भी लो रह सकता है उस टाइम के बीच में। तो संभावना ऐसा है कि ऐसे ट्रैक फॉलो करके ये यहाँ तक आएगा। आने के बाद इसका 2 ट्रैक्स हो सकते हैं, या तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर जा सकता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में इन्फेक्ट कर सकता है, या तो ये उड़ीसा के बहुत क्लोज होकर बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता है। ये दोनों का ट्रैक्स अभी का मतलब इसका इन दोनों का संभावना ज़्यादा है। अभी इसको छोड़कर बाकी कोई ट्रैक होने का संभावना अभी नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ECMWF मॉडल अभी इस साइक्लोन को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। आज 27 नवंबर है, तो सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम अभी इस जगह के आसपास में यहाँ पर है, जो दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास में और निकोबार आइलैंड के आसपास में यहाँ पर देखा जा सकता है। और ये सिस्टम ऐसे ट्रैक धीरे धीरे करके और ये पश्चिम तरफ आगे मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 28 नवंबर के आसपास देखेंगे तो 28 नवंबर पे सिस्टम बंगाल की खाड़ी के आसपास रीच करना स्टार्ट कर रहा है। खास करके दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास ये सिस्टम पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 29 नवंबर को देखें तो 29 नवंबर पे सिस्टम इंटेंसीफाई कर रहा है, डिप्रेशन का रूप हासिल कर रहा है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि 29 नवंबर पे ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है। तो 30 नवंबर पे सिस्टम इंटेंसीफाई और कर रहा है, डीप डिप्रेशन का रूप ये हासिल कर सकता है दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास। और तब भी ये भारत के कोस्ट से काफ़ी दूर रहेगा, मतलब इंटेंसिफिकेशन में इसको और ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो 1 दिसंबर पे देखेंगे तो 1 दिसंबर पे सिस्टम और भी इंटेंसीफाई कर रहा है, चक्रवाती तूफान का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है मॉडल की तरफ से। खाली ECMWF मॉडल नहीं बल्कि बाकी सारे मॉडल्स जितने भी हैं GFS को छोड़कर
बाकी सारे मॉडल्स यही ट्रैक फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऐसा इसका ट्रैक रहेगा। जीएफएस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा कि वो अपने अलग ही फोरकास्ट कुछ कर रहा है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे मॉडल्स एक जैसे ही फोरकास्ट कर रहे हैं, बट बाकी मॉडल्स एक तरफ, जीएफएस एक तरफ। तो इसलिए जीएफएस को यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से फोरकास्ट किया जा रहा है। तो देखें तो 1 दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है मॉडल की तरफ से। इस टाइम के बीच में तमिलनाडु के कोस्ट से दूर रहेगा और भारत के पूर्वी तट से भी दूर रहेगा। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास ये सिस्टम रहेगा 1 दिसंबर के आसपास, और साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है इस टाइम के बीच में 1 दिसंबर के आसपास। तो 2 दिसंबर के आसपास देखें तो 2 दिसंबर पे सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों के आसपास आ रहा है और वहाँ पे और भी इंटेंसीफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम के बीच में सिस्टम इंटेंसीफाई करके सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से ये 2 दिसंबर के आसपास भीषण चक्रवाती तूफान यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, और तब ये तमिलनाडु के कोस्ट से और आंध्र प्रदेश के कोस्ट से काफ़ी दूर रहेगा। मतलब फिर भी इसके पास काफ़ी टाइम होगा और भी इंटेंसिफिकेशन करने के लिए और लैंड को इम्पैक्ट करने के लिए। तो 3 दिसंबर पे देखें तो 3 दिसंबर पे सिस्टम और भी इंटेंसिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, और तब भी ये भारत के कोस्ट से काफ़ी दूर रहेगा। सिस्टम का मूवमेंट काफ़ी स्लो है, और सिस्टम का मूवमेंट जितना स्लो होता है उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन के लिए इसके पास टाइम ज़्यादा मिलता है। और एसएसटी बाकी सारे फेवरेबल कंडीशन इसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई करता रहेगा। 3 दिसंबर पे सिस्टम और भी इंटेंसिफाई कर रहा है और ये लगातार भारत की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 4 दिसंबर पे देखें तो 4 दिसंबर पे देख सकते हैं कि सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी हासिल कर रहा है, ऐसा ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का इंडिकेशन है। मतलब ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से 4 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है, और ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उड़ीसा की तरफ ही ये बढ़ सकता है। मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा अभी के फोरकास्ट जो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के साथ बाकी सारे मॉडल्स कर रहे हैं जीएफएस को छोड़कर, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये दोनों हिस्सा ज़्यादा टारगेट जोन पे, खतरा जोन पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो 4 दिसंबर से आंध्र प्रदेश के पूरे तट में भारी से बहुत भारी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 7 दिसंबर तक पूरे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बहुत बड़े हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो सकता है। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के हिस्सों में भी भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब सिस्टम नॉर्थवर्ड जाता है तो सारा क्लाउड भी स्प्रेड करता है उत्तर दिशा में, तो इसलिए वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये बारिश की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, खास करके 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में। बट अभी देखेंगे तो 5 दिसंबर पे सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का जो रन है ये ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि 5 दिसंबर पे सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है, और हासिल करके आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास और उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर ईसीएमडब्ल्यू मॉडल जो इंडिकेट कर रहा है अगर ऐसा होता है, तो इसकी वजह से सिस्टम की वजह से आंध्र प्रदेश के तट में और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में ज़बरदस्त भारी बारिश के चलते फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी हो सकता है, और विंड डैमेज भी इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है मॉडल की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्कता रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के तट में। अभी के फोरकास्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा टारगेट जोन पे अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। तो 6 दिसंबर पे देखें तो 6 दिसंबर पे सिस्टम उड़ीसा के आसपास लैंडफॉल कर रहा है ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से। मतलब ये बिल्कुल साइक्लोन फानी जैसा ट्रैक फॉलो किया था, बिल्कुल ऐसा ही ट्रैक ये फॉलो कर रहा है। बट ये दिसंबर महीना है, इसमें जब जैसे जैसे सिस्टम उत्तर दिशा में जाएगा तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लो एसएसटी हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल का मात्रा वहाँ पे कम रहेगा, शेयर का मात्रा भी थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ सकता है, जो विंड शेयर, जो हवाओं की गति में चेंजेस होता है एटमॉस्फेरिक लेवल में, उसमें भी चेंजेस के चलते साइक्लोन का इंटेंसिटी को ये डाउन कर सकता है। तो मॉडल भी यही प्रेडिक्शन कर रहा है कि 6 दिसंबर पे जब उड़ीसा के आसपास लैंडफॉल करेगा तब ये इंटेंसिटी इसका थोड़ा सा लूज कर सकता है, जो कि सामान्य सी बात है। लैंड इंट्रैक्शन भी इसके साथ होता है, तो इसलिए सामान्य सी बात है, सिस्टम वीक हो सकता है। बट अभी का ये ईसीएमडब्ल्यू का फोरकास्ट अच्छा नहीं है, इसके हिसाब से भारत के समय खतरा ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में पूरे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट में ज़बरदस्त भारी बारिश हो सकती है और ख़तरा ज़्यादा हो सकता है विंड डैमेज के चलते।
इससे नुकसान भी हो सकता है। बट एक्चुअली ऐसा होगा कि नहीं, इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते। बट हाँ, चांसेस अभी भारत की तरफ खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ECMW के एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक देखें तो वो भी बिल्कुल देख सकते हैं कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ECMW के एनसेम्बल मेंबर्स भी बिल्कुल वैसा ही फोरकास्ट कर रहे हैं। इसका अधिकतर ट्रैक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से खतरा ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अभी से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बट एक्चुअली में इस ट्रैक में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इसमें इफेक्ट में भी चेंजेस आ सकता है। अभी के ट्रैक के हिसाब से लग रहा है कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। अगर ट्रैक में थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा सा अगर वेस्ट ईस्ट हो गया तो इसकी वजह से पूरा प्रभाव जो इम्पैक्ट होने वाला है वो भी कम हो सकता है। जैसे कि पिछले 2 साइक्लोन में हमने देखा कि वो भी पहले लग रहे थे कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आएंगे, बट वो रिकर बहुत ज़्यादा ही कर गए और बांग्लादेश में चले गए। तो इसलिए इसको भी वही बांग्लादेश में जाने से इनकार नहीं कर सकते। बट अभी का फोरकास्ट, मैक्सिमम फोरकास्ट यही बोल रहा है कि ये आंध्र प्रदेश के आसपास और उड़ीसा के आसपास आ सकता है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का इंटेंसिटी के साथ। बट अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, सतर्कता रखने की ज़रूरत है। आने वाले 2 दिनों के बाद इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, तो ट्रैक ऐसा ही कुछ रह सकता है अकॉर्डिंग टू एनसेम्बल फोरकास्ट। अभी सिस्टम इस जगह के आसपास है तो ये ऐसे ट्रैक फॉलो करके 2 दिसंबर के आसपास जब बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भाग के आसपास पहुंचेगा तो उसके बाद और भी इंटेंसीफाई करके उत्तर दिशा में आगे जाएगा टुवार्ड्स आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट। बट एक्चुअली में ऐसा होने के बाद क्या वो और रिकर्व करेगा या भारत के लैंड में एंटर करेगा, तो अभी इसके लिए अभी टाइम है। तो अगले 2 दिनों के बाद जब ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम पहुंचेगा तो उसके बाद ट्रैक में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 4 दिन पहले सिस्टम के ट्रैक में काफ़ी वेरिएशन था, काफ़ी चेंजेस था। बट अभी सब एक ही ट्रैक को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी मोस्टली आंध्र प्रदेश उड़ीसा की ओर जाता हुआ ट्रैक अभी दिखाई दे रही है। तो और 2 दिन बाद ट्रैक में और भी ज़्यादा क्लियर हमें पिक्चर मिल सकता है। तो रेनफॉल के बारे में देखें तो अभी का फोरकास्ट के हिसाब से ECMW मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से पूरे पूर्वी तट में ज़बरदस्त भारी बारिश की कंडीशन देखने को मिल सकती है पूरे दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में। ये ECMW मॉडल का अभी के ट्रैक के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन है। और हरिकेन चांसेस को अगर देखेंगे तो मतलब कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है, उसका प्रेडिक्शन भी ECMW मॉडल कर रहा है। वो भी आंध्र प्रदेश के आसपास इसका संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आंध्र प्रदेश के आसपास कोई एक सिग्निफिकेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन का संभावना हो सकता है अकॉर्डिंग टू ECMW मॉडल। तो ये सारे फोरकास्ट मैं आपको अगले वीडियो पे और भी क्लियर जानकारी दे सकता हूँ कि सिस्टम का एक्चुअली लैंडफॉल जो होगा वो क्या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में होगा या रिकर्व करके बांग्लादेश जाएगा। तो 2 दिन के बाद इसके बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा ट्रैक में। तो अगले वीडियो पे इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।